नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन आप सभी का आपके इस अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 की जो है एग्जाम डेट आप सभी को ज्ञात है कि फिक्स हो चुकी है और 20 अगस्त को होने वाले इस एग्जाम को ध्यान से रखते हुए आप सभी के लिए आपके न्यू सिलेबस पर आधार पर सामान्य अध्ययन की सबसे अहम और महत्वपूर्ण वीडियो प्रत्येक टॉपिक वाइज के साथ आप सभी के सामने समक्ष हाजिर हो चुकी है। जी हाँ मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पीट एग्जाम 2021 को लेकर के सबसे अहम और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का जो कि संकलन सामान्य अध्ययन के लिए है, जो कि आपके प्रत्येक सामान्य अध्ययन के टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगी। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा मित्रों और इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए पीटी एग्जाम में यानी सामान्य अध्ययन के लिए आप सभी के लिए बेहद रामबाण साबित होगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और क्योंकि वीडियो आपकी प्रत्येक टॉपिक वाइज है, आपके जो सामान्य अध्ययन के टॉपिक दिए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस के माध्यम से, तो उनको प्रत्येक टॉपिक वाइज को प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि आपके लिए बेहद कारगर साबित होंगे मित्रों। तो इसीलिए अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर भी कीजिए सभी मित्र बंधुओं के साथ मित्रों, और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी का परिवार आप के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए पूरी रहते कार्यरत है मित्रों। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो टुडे की वीडियो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2021 घटना चक्र के संपूर्ण प्रश्न पत्र यानी कि अभी तक जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोग द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक वाइज कवर किए गए मित्रों। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पर आपके जो सिलेबस की बात करेंगे तो आपके सामने आपके यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पेट एग्जाम के लिए सिलेबस जो जारी किया गया उसमें प्रत्येक को आप सभी लोग देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से कौन कौन सिलेबस में कितने कितने अंक से प्रश्न आपके पूछे जाने मित्रों। तो प्रत्येक सिलेबस को वाइज यानी टॉपिक वाइज आप सभी के सामने टुडे का वीडियो रहने वाला है और वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए संपूर्ण वीडियो देखेंगे मित्रों, जिसमें कि आपके सामान्य अध्ययन से अब तक बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें संकलन किया गया है और विद एक्सप्लेन भी मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, सभी आप अधिक से अधिक संख्या में इसको वीडियो को शेयर करेंगे। तो प्रथम हमारा टॉपिक है भारत का प्राचीन इतिहास यानी कि भारतीय इतिहास को लेकर के। तो यहाँ से आप सभी के सामने जो प्रथम टॉपिक लिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जी हाँ मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर के आपके लिए आपका जो है प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए बेहतर तैयारी के लिए आपको करना क्या होगा, बीच में वीडियो को पॉज कर देंगे और आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप स्वयं के द्वारा अनुभव करेंगे, स्वयं के द्वारा करके सीखेंगे, उतना ही आपका ज्ञान अत्यधिक स्थायी होगा मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, तो आप स्वयं के द्वारा भी आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका प्रथम प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं और आपके सामने जूम कर देता हूँ जिससे कि चीज़ें आप सभी के सामने हों। चलिए तो मित्रों, हाँ, तो आप जवाब देने की कोशिश भी करेंगे वीडियो को बीच में पॉज करते हुए, ठीक है। चलिए, तो देखिए आंसर इसका होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, SR राव के द्वारा, ठीक है। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो एक हिस्सा था लोथल की खोज जो है SR राव के द्वारा की गई थी। तो इसकी एक्सप्लेन को भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि अहमदाबाद जिले यानी कि गुजरात के सारगवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर जो है भोगवा नदी पर स्थित है, जो कि लोथल है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि लोथल किस नदी पर स्थित है तो आपका जवाब होगा भोगवा नदी पर, ठीक है। और इसकी सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। कब की गई थी? 1954 में की थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको दृष्टिगत रखनी है, ध्यान में रखनी है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मित्रों कि हड़प्पा को इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, यानी हड़प्पा का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो यहाँ पर आपको जवाब देना होगा, बिल्कुल से आप जवाब देंगे तो आपका जवाब क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा जो है आपके 3 नगरों में विभाजित था, ठीक है। हड़प्पा काल के जो धौलावीरा नगर था जिसे 3 भागों में विभाजित था ये, और गुजरात राज्य के जो कच्छ जिले में स्थित है, इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। यदि अगला प्रश्न आपके सामने बनेगा कि धौलावीरा का अन्य नाम है तो आपका जवाब क्या होगा, कोटदा टिम्बा के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो बिल्कुल से यहाँ पर आपको भी बिल्कुल से जवाब देना होगा। तो शीघ्रता के साथ जवाब देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यानी सिंधु लोगों के द्वारा सबसे पहले कपास खेती का उत्पादन किया गया था। और एक्सप्लेन को समझेंगे हम तो देखिए, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था यानी कि सिंचित कृषि
अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास की उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों के ने ही किया था, यानी कि यूनानी इसे सिंडोन कहते थे, यानी कपास की जो खेती की जाती थी। और आपसे प्रश्न बनेगा अगला कि इसको यूनानी भाषा में क्या कहा जाता था, तो आपका जवाब क्या होगा, इसको कहा जाता था सिंडोन। ठीक है, क्या कहा जाता, सिंडोन कहते थे, क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपके सामने प्रत्येक प्रश्न के अंदर से एक और प्रश्न जो पूछने की कला है एग्जामिनर के द्वारा, तो उसे भी आप कवर कर पाएंगे। चलिए, तो नेक्स्ट है आपके लिए, चलिए, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है, यानी जो मोहनजोदड़ो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल से आपका आंसर जो है बी ऑप्शन की ओर जाएगा कि माउंट ऑफ द डेड, यानी मोहनजोदड़ो का जो शब्द का अर्थ है वो माउंट ऑफ द डेड है। एक्सप्लेन के साथ इसको अध्ययन करेंगे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था। यदि आपसे पूछा जाएगा किस प्रकार का नगर था, तो ये सेंट्रल नगर था, यानी केंद्रीय नगर था, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक और प्रश्न बनने की जो संभावना होती है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, कि राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। और मोहनजोदड़ो की जो शाब्दिक अर्थ है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, कई बार एग्जाम में बना है कि मृतकों का टीला कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा मोहनजोदड़ो या माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, कई बार क्या होता है वर्तमान में जो क्रेज चल रहा है हिंदी ना बोल करके ना दे करके एग्जामिनर क्या है अंग्रेजी वर्डों का एज इट इज प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना हो। अब यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी यह आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, तो यह पाकिस्तान सिंध प्रांत के जो लरकाना जिले हैं उसकी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, क्या, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए, तो आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे, यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसमें घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले थे। तो आपका बिल्कुल से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी की ओर, सुरकोटदा। ठीक है, कहाँ पर, सुरकोटदा। ये सभी जो है आपके वर्तमान एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो एक्सप्लेन समझते हैं। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा, यानी कि जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, यदि प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर, किस राज्य में, तो आपका जवाब होगा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल में से मिले हैं। रानागुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगला प्रश्न ये बन सकता है कि घोड़े के दांत कहाँ से मिले हैं, तो आपका जवाब क्या होगा भाई, रानागुंडई। ठीक है, और एक और प्रश्न जो बनेगा कि मृण मूर्तियां कहाँ से मिली है घोड़े की, तो आपका जवाब होगा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के अंदर एक प्रश्न पूछने की कला को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका वैदिक संस्कृति का है। तो वैदिक संस्कृति से भी प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में जो सिलेबस का है, जैसे मैंने आपको कहा है प्रत्येक वीडियो में आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे सबसे अहम और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके वैदिक संस्कृति से, तो निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको वेदों की संख्या भी बताई है, वेदों की संख्या 4 होती है और यहाँ पर पूछा गया उपवेद नहीं है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल से ऑप्शन डी की ओर जाएगा, योग वेद। योग वेद जो है यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शन में उनमें से उपवेद की श्रेणी में नहीं आता है। एक्सप्लेन को समझेंगे हम। तो मैंने आपको बताया था उपवेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और स्थापत्य वेद। यदि आपसे अब प्रश्न बनेगा कि उपवेदों की संख्या होती है, तो आपका जवाब होगा 4। ठीक है, जिनमें से चारों आप ज्ञात कर चुके हैं। और शास्त्र वेद या धनुर्वेद, ठीक है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आयुष चिकित्सा से गंधर्व वेद, नृत्य संगीत से शिल्प वेद और भवन निर्माण से शास्त्रवेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। तो एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, निम्न में से ही उपवेद किन किन से संबंध रखते हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा से जो संबंध रखता है वो गंधर्व वेद है। ठीक है, नृत्य संगीत से जो संबंध रखता है वो शिल्प वेद है और भवन निर्माण तथा से संबंध रखता है वो आपका शास्त्रवेद है। ठीक है, तो ये आपको शैलियों से एक दूसरे से संबंधित रखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है आपका वैदिक देवता इंद्र किसे कहा जाता है, यानी वैदिक देवता इंद्र किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल से एक और प्रश्न आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं UPSSC के द्वारा अब तक भिन्न भिन्न भर्ती एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज आपके सामने कवर किए गए। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो मित्रों बिल्कुल से लाइक शेयर करते चलेंगे साथ साथ में। तो बिल्कुल से राइट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी की ओर, वर्षा कवच चक्रवात के, यानी वैदिक देवता इंद्र को किसके देवता कहा जाता है, यानी
वैदिक में जो देवता इंद्र थे उनको वर्षा व चक्रवात के देवता कहा जाता। चलिए इसको एक्सप्लेन के साथ समझेंगे हम, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इनका पर्यायवाची कई बार प्रश्न में पूछा गया है हिंदी में, तो ये भी एक और वर्ड आप याद रख लें कि पुरंदर किसका नाम है, वो इंद्र को ही कहा जाता है, ठीक है, यानी कि किलों को तोड़ने वाला। इंद्र आर्यों के युद्ध के नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने और आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में इंद्र पर कितने सूक्त हैं, तो ये भी आपके लिए अगला प्रश्न हो सकता है। तो आपके 2 से 50 सूक्तों की संख्या होगी। यह वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा इंद्र देवता हैं, तो ये वर्षा के देवता या बादलों के देवता इनको भी कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है। मित्रों हाईलाइट किया हुआ है, तो विशेषकर क्योंकि वर्तमान में नहीं का क्रेज आपसे पूछा गया, तो आपका बिल्कुल से राइट आंसर चला जाएगा डी की ओर, तुलसी को, ठीक है। यानी पंचगव्य में जो सम्मिलित नहीं किया गया है वो तुलसी है। तुलसी एक औषधि की रानी कहा जाता है तुलसी को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और पंचगव्य में जो सम्मिलित हैं, पहले तो उनको चर्चा कर लेते हैं। तो गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ आपका पंचगव्य कहलाता है, ठीक है। यानी पंचगव्य क्या होता है, गाय के दूध से बना, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ आपका पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्रदान की है, ठीक है। तो पंचगव्य क्या है, आयुर्वेद में इससे औषधि की मान्यता प्राप्त की है। वहीं तुलसी जो है आपका पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि पंचगव्य किन किन पदार्थों से मिलकर के बना है। आगे एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि पंचगव्य है या नहीं है, तो ये भी आपके आगे अगले एग्जाम में हो सकता है। मित्रों आपका अगला प्रश्न है, महाजनी प्रथा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था, ठीक है। तो जो महाजनी प्रथा थी, तो उसका उल्लेख पूछा गया है सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था, तो आपका राइट आंसर जाएगा सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में महाजनी प्रथा का सबसे पहले उल्लेख किया था। एक्सप्लेन को समझते हैं कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था। इसमें सूदखोर को कुशी दिन कहा गया था, ठीक है। यानी महाजनी प्रथा के अंतर्गत एक और प्रश्न बनेगा कि सूदखोर को क्या कहा जाता, तो आपका जवाब होगा कुशी दिन कहा गया है। किसको, सूदखोर को, ठीक है। यानी जो जनता से सूद वसूलते थे, ठीक है। चलिए तो आपका अगला प्रश्न नेक्स्ट, आपका सतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। चलिए एक और सिलेक्टेड प्रश्न है, तो बिल्कुल से आपका देखते ही आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, यजुर्वेद की ओर, ठीक है। यजुर्वेद की ओर जाएगा कि सतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के यजुर्वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन को समझते हैं। तो सतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजस्नेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। यदि नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बनेगा कि शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता हैं, तो आपका जवाब फिर पुनः एक और आ जाएगा भाई कि वाजस्नेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न के अंदर से प्रश्न पूछने की कला प्रत्येक एग्जामिनर को आती है। वहीं पर आपका अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण को क्या कहलाते हैं। यानी वेदों में जो गद्य प्रकरण होता है वह क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल से आप देखते ही जवाब देंगे कि उसका राइट आंसर आप जाएगा आपका सी की ओर जाएगा, ब्राह्मण कहलाते हैं। यानी वेदों के जो गद्य प्रकरण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। एक्सप्लेन को समझेंगे हम कि वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितिकी, यजुर्वेद के सतपथ व तैत्रीय, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। वेदों की संख्या भी मैं आपको बता चुका हूँ, और प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपका राइट आंसर जाएगा जो सबसे प्राचीनतम वेद है आपका ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। एक्सप्लेन की ओर बढ़ते हम, और एक्सप्लेन को इसको क्लियर करते हुए चलेंगे मित्रों। बिल्कुल से एक एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, ठीक है। तो प्राचीनतम वेद की यदि बात करेंगे तो वो ऋग्वेद है। अन्य 3 वेद जो हैं, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि वेदों की संख्या है वो 4 होती है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। 3 वेद जो हैं यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं का आह्वान होता है। कई बार पूछा गया कि ऋग्वेद संबंध रखता है, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, ऋग्वेद में जो यज्ञ देवता होते हैं उनके आह्वान यानी कि उनको बुलाने हेतु मंत्रों का उच्चारण है, मंत्र है, ठीक है। और यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न में बनता है। इसके सूक्तों की संख्या
1028 है, यानी प्रश्न में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है। और मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। मंडलों को लेकर के कई बार प्रश्न बनाए कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है, तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आपके प्रश्न के अंदर से प्रश्न पूछने की कला और आपको याद करने की कला आपको आनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। नेक्स्ट प्रश्न आपके है कि ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है, यानी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है। तो बिल्कुल से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी की ओर। देखते ही आपका आंसर चला जाएगा। आपकी अब तक तैयारी बेहतर तरीके से हो रही है मित्रों। जी हाँ, तो सावित्री, ठीक है, सावित्री को समर्पित है। एक्सप्लेन को समझते हैं हम कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है। ऑब्लिक यानी ऑप्शन में दिया जा सकता है, यानी दोनों हैं, तो आपका राइट आंसर होगा सावित्री देवता या सूर्य देवता को ही समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। कई बार पूछा जाता है किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो गायत्री मंत्र है वो रचयिता कौन है इसके, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर चलेगा विश्वामित्र द्वारा इसे रचित माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान देना है। नेक्स्ट आपका रामायण में मांडवी किसकी पत्नी है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो एक प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो रामायण में जो मांडवी है या पत्नी थी वो आपकी भरत की पत्नी थी। किस महोदय की पत्नी थी? भरत महोदय की पत्नी थी। चलिए एक्सप्लेन को समझते हैं। तो रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की और उर्मिला लक्ष्मण की, जो और श्रुतिकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। काफ़ी विद्यार्थियों को शत्रुघ्न के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि श्रुतिकीर्ति थी, ठीक है। तो यह भी आपको विशेषकर आपका अगला प्रश्न हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न में कई बार आपके विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा बिल्कुल से 18 दिन तक, ठीक है। तो महाभारत जब हुआ था कुरुक्षेत्र में, ठीक है, तो उसमें जो लड़ाई चली थी वो आपके 18 दिनों तक चली थी, ठीक है। कितने दिनों तक चली थी? 18 दिनों तक चली थी। तो इसको एक्सप्लेन के सहित समझेंगे। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र व युद्ध जो हुआ था वो कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। कई बार प्रश्न बना कि महाभारत हुआ था तो कौरवों और पांडवों के मध्य में हुआ था, जिसमें हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यानी महाभारत हुआ था तो हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए। एक और प्रश्न आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, ठीक है। यह कुल जो युद्ध था वो 18 दिन तक लड़ा गया था। कितने दिन तक लड़ा गया था? आपका 18 दिन तक लड़ा गया था। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बौद्ध धर्म को लेकर के, ठीक है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बनते हैं। तो प्रत्येक, मैंने आपको कहा है, यहाँ से टॉपिक वाइज आपको इस वीडियो मिलेगा। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए पूरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। यदि आप लोगों के द्वारा यह वीडियो देख लिया जाता है मित्रों, तो आपका लगभग जो सामान्य ज्ञान से संबंधित आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके पश्चात आपके प्रैक्टिस सेट के भी आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे मित्रों, बिल्कुल से। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, ठीक है। ऐसा कौन सा बुद्ध का जो पवित्र स्थल है जो कि निरंजना नदी पर स्थित था, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बिल्कुल से बोध गया की ओर जाएगा, ठीक है, क्योंकि बोध गया से प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और बोध गया के बारे में और संपूर्ण चर्चा करते हैं मित्रों। चलिए, तो नेक्स्ट है आपके प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी पर स्थित था, ठीक है। तो यहाँ पर निरंजना नदी के किनारे कई बार पूछा गया है, तो क्या स्थित था? बोध गया स्थित था। और बोध गया ही में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है कि भाई गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो आपका जवाब होगा बोध गया में, ठीक है। कहाँ पर? बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है, क्योंकि बोध गया में जब उनको बुद्धि की, गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई थी ज्ञान की, तो वहाँ बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी यह स्थल जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया, और वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व की विरासत स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो सकता है कि 2002 में यूनेस्को द्वारा शहर को विरासत स्थल में घोषित किया गया है, तो आपका क्या होगा जवाब? बोध गया को, ठीक है। चलिए, एक और प्रश्न आपके लिए अहम हो सकता है। नेक्स्ट आपके लिए है
कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। ठीक है, जब आपने बोध गया के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्योंकि बौद्ध तीर्थ इसलिए था क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इनका नाम बुद्ध पड़ा था और वहीं से इसको धरोहर के रूप में और बौद्ध के जितने भी अनुयायी थे इसको माना गया था। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ओके। नेक्स्ट है आपका ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने लगा था। अभी आपका प्रीवियस प्रश्न में आपने देखा था, ठीक है, कि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यानी इसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को बोध गया से। ठीक है, और बोध गया से जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको कहा जाने लगा था, बुद्ध कहा जाने लगा था। ठीक है, बुद्ध कहा जाने लगा था और वहीं पर उनके अनुयायी के द्वारा बौद्ध धर्म से इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल से राइट आंसर आपका बी की ओर चला जाएगा। चलिए, तो आपका अगला प्रश्न है कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ऐसा कौन सा धर्म था। ठीक है, जी हाँ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक आपका बिल्कुल से राइट आंसर चला जाएगा। चलिए के तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका जाएगा बी की ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा? बी की ओर जाएगा, महाबोधि मंदिर समूह की ओर। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन को समझते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया यानी वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और नोट आपको ध्यान रखना है, इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन है। ठीक है, उन्होंने ऋषि पत्तन सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण आपका महाबोधि उत्तर विकल्प के रूप में चयन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ऑप्शन के अंतर्गत कुछ चीज़ें छुपी हुई थी तो जहाँ से उन्हें प्राप्त होती है वो उसके अंतर्गत से भी एक प्रश्न आपके पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसलिए आपका ऑप्शन बी विकल्प सही होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी की ओर, कुशीनगर में। ठीक है, परिनिर्वाण यानी उनके देहांत या निर्वाण की प्राप्ति हुई थी या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी, कई बार पूछा गया है कि जो कुशीनगर है वो किस राज्य की राजधानी है, तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनारा या कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी बौद्ध को जो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो बौद्ध ग्रंथों में इसे कहा क्या जाता है। तो आपका जवाब एक और प्रश्न बन जाएगा, महापरिनिर्वाण इसको कहा जाता है। और बोध गया यानी कि उरेवला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषि पत्तनम सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश दिए। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था, तो सारनाथ जो कि ऋषि पत्तन में स्थित है अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई थी। आपके अगला प्रश्न हो सकता है कि धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई थी, तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई थी, जो कहाँ पर दिया गया था, सारनाथ में ऋषि पत्तन में दिया गया था। ठीक है, और याद रखना है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। एक और प्रश्न देखिए, वही प्रश्न को हेर फेर कर यानी लैंग्वेज को बदल कर एग्जामिनर चाहता है कि आपको बार बार फंसाए। ठीक है, तो आपको अभी बताया था कि वो कहाँ पर, कुशीनगर में। ठीक है, यानी कि गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, इसी को कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा इसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके लिए है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है। सारनाथ के संबंध में मैंने आपको अभी चर्चा किया था। ठीक है, जो कि ऋषि पत्तनम में स्थित है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल से यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन डी की ओर। ठीक है, कहाँ पर चला जाएगा, ऑप्शन डी की ओर, क्योंकि सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था, और प्रथम उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि ऋषि पत्तनम के सारनाथ में दिया गया था बौद्ध का प्रथम उपदेश। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। चलिए एक और प्रश्न इसी तरह का पूछा गया है, तो सिंपल है, आप जानते हैं कि बौद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया था ऋषि पत्तनम के सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। क्या कहा गया था, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए प्रश्न एक और, बुद्ध ने
अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? कहाँ पर अपने मत की जो है आधारशिला रखी थी? देखो प्रश्न को घुमा फिरा के वही पूछा गया है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया था और वहीं पर अपने मत की आधारशिला रखी। जहाँ पर प्रथम उपदेश दिया जाएगा तो उनके द्वारा अपना मत का मतलब होता है अपने विचार वहीं पर रखे जाएंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी की ओर बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन को समझते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म यदि कहाँ से हुआ था, यदि अगला प्रश्न बन सकता है तो आपका जवाब क्या होगा भाई? कपिलवस्तु, ठीक है। कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में ही दिया था और यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण यानी 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। कितने ब्राह्मणों को दिया गया था, यह भी प्रश्न आपके सामने हो सकता है। तो आपका जवाब क्या होगा? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया गया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपके लिए, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र यानी धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। यानी धर्मचक्र जो परिवर्तन सूत्र था वो कहाँ पर उपदेश दिया था? तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जो दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था और 5 ब्राह्मणों को दिया गया था, ठीक है। यदि ये प्रश्न बनेगा तो ठीक है, जो कि ऋषिपट्टनम में स्थित था, ठीक है। और यहाँ पर ही इसी को बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो यही इसका सूत्र का प्रथम उपदेश भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला प्रश्न आपके लिए है, नेक्स्ट है। चलिए, आपका अगला प्रश्न आपके लिए, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे क्योंकि ये आपका प्रश्न कई बार एग्जाम में बना हुआ है, ठीक है। सेलेक्टेड प्रश्न है, त्रिपिटक कहा जाता है या 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर चला जाएगा उपशाका पिटक को, ठीक है। जो नहीं है ये पूछा गया है, तो अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक इसके तीनों त्रिपिटकों के अंतर्गत आता है और जो नहीं है वो आप जान चुके हैं, वो आपका है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल से व्याख्या को समझेंगे इसको। चलिए, तो देखिए, पाली में जो बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट, ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है, इसको भी ध्यान रखें क्योंकि त्रिपिटक ना दे करके वर्तमान में आपका 3 फोल्ड बास्केट दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें शामिल हैं। और शामिल वाले कौन कौन से ग्रंथ हैं आपके? सुत्ति पिटक है, विनय पिटक है तथा जो मैंने अभी आपको बताया था अभिधम्म पिटक भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कौन कौन से शामिल हैं, ये विशेष का ध्यान रखनी है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ है। कई बार पूछा जाएगा कि इसका मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो त्रिपिटक, ठीक है। कौन सा है? त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है। इसकी मुख्य भाषा, यदि अगला प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसकी भाषा के रूप में, तो जिसकी भाषा क्या है आपकी? पाली है। एक एक प्रश्न के अंतर्गत से प्रश्न को जो ढूंढने की कला है, प्रश्न को पूछने की कला एग्जाम के अंदर और आपको याद करने की कला आपके सभी के अंतर्गत आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नागा अर्जुन कौन थे, ठीक है। तो नागा अर्जुन कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए, यह एक जो थे एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है। तो ये भी आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा और ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम में आपके लिए कारगर होंगे, ठीक है। पेट एग्जाम हो या अन्य किसी एग्जाम को आप देखें, ठीक है, बिल्कुल सही। तो एक्सप्लेन को समझेंगे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। यदि पूछा जाएगा कि नागार्जुन के संबंध में वो किसके समकालीन थे, तो कुषाण के जो शासक था, ठीक है, उस कनिष्क उसके समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा परमपिता यानी प्रज्ञा पारमपिता सूत्र की रचना की थी। यदि आपसे पूछा जाएगा कि प्रज्ञा पारमिता की सूत्र की रचना किस महोदय के द्वारा की गई थी, तो वो नागा अर्जुन के द्वारा की गई थी, ठीक है, जिसमें शून्यवाद यानी कि सापेक्षवाद के प्रतिपादन किया गया था। और यदि यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रज्ञा पारमपिता सूत्र के अंतर्गत शून्यवाद की रचना की गई थी या शून्यवाद किसकी रचना की गई, तो आपका जवाब होगा शून्यवाद या सापेक्षवाद प्रतिपादन किया गया था। और वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, ठीक है, प्रमुख आचार्य की श्रेणी में इनको रखा गया था। नेक्स्ट आपका, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है जिसे विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो आपका जवाब जाएगा ऑप्शन बी की ओर। क्यों जाएगा? चलिए, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, यानी हिंदू हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है आदि, ठीक है, तो वाराणसी काशी विश्व की प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी यानी काशी राज्य की राजधानी था। प्राचीन काल में यदि बात करेंगे तो बुद्ध काल की यदि बात करेंगे तो वाराणसी जो है काशी राज्य की राजधानी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है, किसके दरबार में? राजा बिंबिसार के दरबार में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर जाएगा आपका जीवक की ओर। ठीक है, जीवक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, जीवक जो होते आपके प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, तो आपको जीवक के बारे में पता चल गया कि प्रसिद्ध प्राचीन आयुर्वेदाचार्य कौन थे? जीवक थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध के ये अगर वर्तमान में हम बोलेंगे तो असिस्टेंट कहें। ठीक है, और बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। ठीक है, ये बिंबिसार के भी चिकित्सक थे। और बिंबिसार मगध का राजा था। बिंबिसार कहाँ का राजा था? मगध का राजा था। तथा अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था। तो ये भी आपके प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि अजातशत्रु कौन था? ये बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम मोस्ट और फैक्ट बिंदुओं के साथ ही अध्ययन करेंगे, अन्यथा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका अगला प्रश्न नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है जैन धर्म को लेकर के। जैन धर्म को लेकर के यानी मैंने आपको बताया कि टुडे की वीडियो में आपको सभी जो है टॉपिक वाइज कवर करेंगे हम सामान्य अध्ययन को लेकर के, जो कि यूपीएससी, ट्रिपल एससी, पेट एग्जाम को लेकर के घटना चक्र के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के है। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, जो पहले जैन जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो ये भी आपको याद रखना है। प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे और अंतिम कौन थे? ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो जवाब आएगा आपका तो ऋषभ के, ठीक है, ऋषभनाथ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भी समझ लेते हैं, या ऋषभ देव के हम समझ लेंगे। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो यदि आपका नेक्स्ट प्रश्न हो सकता है कि जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए हैं, तो आपका जवाब जाएगा 24 तीर्थंकर हुए हैं। जो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक की बात करेंगे तो जिसके नाम ऋषिदेव या आदित्यनाथ के, या जिन्हें आदिनाथ माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर या प्रवर्तक जो प्रश्न में आपके बनेगा तब याद रखेंगे। तो जो है यहाँ पर यह जो आंसर आया था वो ऋषभदेव इसलिए हुआ था। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ थे। ठीक है, यदि प्रश्न बनेगा पार्श्वनाथ कौन थे, तो ये 23वें तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जैन के जो है वर्तमान में जो कई बार एग्जाम में बनता है वो आपके 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, यानी अंतिम यहाँ से प्रश्न बनता है कि अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो आपका नाम जवाब आएगा महावीर स्वामी। ठीक है, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया गया था। यदि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि महावीर स्वामी के द्वारा किस आंदोलन का प्रवर्तन किया गया था, तो जैन आंदोलन का। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है 24वें जैन तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, यहाँ से देखो एक और प्रश्न बन गया, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि प्रथम कौन है, अंतिम कौन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो 24वें अंतिम तीर्थंकर की बात की गई है तो महावीर स्वामी है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, और पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो ये 23वें थे। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और ऋषभनाथ की बात करेंगे या ऋषभदेव की बात करेंगे या आदिनाथ की बात करेंगे तो आपके प्रथम प्रवर्तक। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? चलिए, सही जवाब देंगे। बिल्कुल से आपका राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन की ओर। क्यों जाएगा? क्योंकि सही विश्वास और सही ज्ञान और सही आचरण, ये जैन के आपके यानी जैन धर्म में जो त्रिरत्न हैं उनको कहा जाता है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। चलिए, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सही विश्वास यानी कि सम्यक दर्शन, सही ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान और सही आचरण यानी कि सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को, सम्यक दर्शन यानी कि वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा सुख दुख में समभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, एक और प्रश्न बन जाता है कि जैन धर्म में जो जीवन की अंतिम लक्ष्य होता है या अंतिम प्राप्ति या होती है उसे कहा जाता है तो कैवल्य मोक्ष को ही कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। ठीक है, जो सर्वोत्तम ध्येय है जैन धर्म में, ठीक है, जो कैवल्य, उसका अर्थ क्या है? बिल्कुल से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यानी हमारी जो मन की भिन्न भिन्न इच्छाएं होती हैं उन पर विजय पाना ही कैवल्य कहलाएगा। ठीक है, तो जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य केवल की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में केवल का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना कैवल्य संभव नहीं है, यानी कि मोक्ष आपका संभव नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है मौर्य वंश यानी कि सम्राट अशोक को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने आपको बताया था टुडे की वीडियो में आपको प्रत्येक टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में
प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे। ठीक है, तो यहाँ से एक जो प्रश्न आपने जहन में आ गया कि जो मेगस्थनी के द्वारा रचना की गई थी वो इंडिका है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो किस देश के थे, तो ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर चला जाएगा, क्योंकि वह ग्रीस के ही निवासी थे। कहाँ के निवासी थे वो, ग्रीस के निवासी थे। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में और स्पष्ट तरीके से। तो मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस यानी कि यूनान के निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि मेगस्थनीज था तो वो सेल्यूलस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगस्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। यदि आपसे पूछा जाएगा कि मेगस्थनी भारत आया था तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और मेगस्थनी की जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है वो इंडिका है। ये यहाँ से भी आपका प्रश्न आपका 100% बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, विशाखादत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी है। यहाँ से एक प्रश्न तो आप जान चुके हैं कि विशाखादत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, और इसकी लैंग्वेज या भाषा की बात करें तो वो लिखी गई है, वो आपका राइट आंसर चला जाएगा संस्कृत में। ठीक है, किस में लिखी है, किस भाषा में लिखी गई है, वो संस्कृत में लिखी गई है। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं एक्सप्लेन में। ठीक है, तो विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का एक नाटक है। यदि पूछा जाएगा कि मुद्रा राक्षस है तो आपका जवाब आएगा ये एक नाटक है। ठीक है, आत्मजीवनी, आत्मकथा, इस तरह से भी, और सेतुलेख आदि के बारे में से में प्रश्न पूछा जाता है, आपके याद रखना। जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आता है। इसे यानी हिंदी में अनुदित का मतलब होता है अनुवादित करने का श्रेय जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में एक विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, तो आपका जवाब आएगा मुद्रा राक्षस नाटक के माध्यम से। ठीक है, नाटक में चंद्रगुप्त के वृषल तथा कुलहीन कहा गया है, और इस नाटक में चंद्रगुप्त को कहा गया है कि किस वर्ड की संज्ञा दी गई है, तो वृषल और कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी, और यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि किस महोदय के द्वारा मुद्रा राक्षस पर टीकाएं लिखी गई, तो उनका जवाब आएगा, आपका जवाब क्या होगा, ढूंढीराज। ठीक है, तो ये भी एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट होता है। व्याख्या के अंतर्गत से भी प्रश्न जो बनने की कला होती है वो आप सभी लोगों को आनी चाहिए मित्रों। नेक्स्ट आपका, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। ठीक है, तो बिल्कुल से देखते ही आपका जवाब आ जाएगा 13वां। ठीक है, 13वां जो शिलालेख है, कौन सा शिलालेख है, सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख है। उनकी विजय जो है कलिंग पर उसका उल्लेख करता है। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं एक्सप्लेन में। तो कलिंग युद्ध तथा उनके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख, ठीक है 13वां जो शिलालेख था, के विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया गया था, और विजयोपरांत यानी विजय के पश्चात कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। तो आपको ये भी याद न होगा कि अशोक ने विजय के पश्चात या विजय के उपरांत प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। कितने किए थे, तो ये भी आपको याद रखना है, 2 किए गए थे। ठीक है, उनका नाम था उत्तरी केंद्र यानी कि राजधानी तोसली, और दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़ में। आपसे पूछा जाएगा उत्तरी केंद्र में किस राजधानी में खोला गया था प्रशासनिक केंद्र, तो आपका जवाब आएगा तोसली, और दक्षिणी केंद्र में खोला गया था तो आपका जवाब आएगा जौगढ़। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो ये भी विशेष का ध्यान रखना है। तो प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था पूर्वी में से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, और दक्षिण से पूछा जा सकता है विजय के उपरांत। ठीक है, कलिंग पर विजय उपरांत के पश्चात, तो यहाँ पर आपका जवाब चला जाएगा सीधा तोसली की ओर। ठीक है, और किसकी ओर चला जाएगा आपका, तोसली की ओर। ठीक है, यहाँ से याद रहे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में। चलिए, तो अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली यानी कि उड़ीसा थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कामरूप जो था वो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उपयुक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्य नहीं आता था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त की 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति यानी हरिश्चंद्र द्वारा रचित में मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार आपके बनता है कि जो नहीं था यानी कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है, तो आपको याद होना है समुद्रगुप्त की 4वीं सदी की जो पुस्तक है इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति यानी जो किसके द्वारा लिखी गई है, हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, में मिलता है। यहाँ गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट
के साथ वर्णित है। ठीक है, किसके साथ वर्णन है? देविका और समतट के साथ इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? क्योंकि शिलालेख जैसे मैंने आपको बताए थे अभी, ठीक है, तो कितने शिलालेख लिखे गए हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा 14 शिलालेख लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहीं पर पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि में किसका शिलालेख में प्रयोग नहीं किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा बिल्कुल से ऑप्शन बी की ओर। ठीक है, किसकी ओर चला जाएगा? ऑप्शन बी की ओर। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजज्ञाएं यानी शासन देश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। कितने स्थानों से प्राप्त हुए? तो आपको ध्यान रखना है 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ये दो आप याद रख लीजिए कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख, ये विपरीत खरोष्टी में लिखे गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये भी आपका प्रश्न हो सकता है। और ईरानी अराइमेक से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, जो खरोष्ट लिपि है वो कहाँ से उत्पन्न हुई थी? ईरानी अराइमेक से उत्पन्न हुई थी। और शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशवर जिले की यूसुफई तहसील में स्थित है। वर्तमान स्थिति पूछी जाएगी शाहबाजगढ़ी की, तो आप जवाब दे पाएंगे बेहतर तरीके से। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यानी अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखे गए थे 14 लिखे गए थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा शिलालेख था वो कौन सा था? तो राइट आंसर आपका जाएगा 13वें शिलालेख की ओर। ठीक है, क्योंकि 13वां शिलालेख जो था वो आपका सबसे बड़ा प्रधान शिलालेखों का बड़ा शिलालेख था। ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है, यानी राज्याभिषेक के बाद जो कलिंग विजय हुई थी, ठीक है, 8 वर्ष बाद का वर्णन है। और इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक है, इसकी तुलना में जो धम्म विजय थी उसको महत्वपूर्ण बताया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा शिलालेख था 13वां। ठीक है, और 14 शिलालेख इनके द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ठीक है, मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान कहें या चिन्ह कहें हम, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्तंभ। ठीक है, क्या है आपका? स्तंभ, ऑप्शन ए। चलिए तो स्तंभ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि जब तक चर्चा ना हो, ठीक है, आनंद नहीं आता है। चलिए, तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकात्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, एकात्मक स्तंभ जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकात्मक स्तंभों को सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ की सिंह स्तंभ शीर्ष है। ठीक है, यानी अशोक के द्वारा जो एकात्मक स्तंभ थे उनमें से सबसे बेहतर और उत्कृष्ट नमूना जो है सारनाथ का जो सिंह स्तंभ शीर्ष को ही माना गया है। तो ये भी आपको विशेष का ध्यान रखना होता है कि सर्वोत्तम उत्कृष्ट नमूना माना गया है मौर्य कला का। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अहम इंपोर्टेंट हो जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष का एक स्तंभ पर था, यानी जो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ पर स्थित था? तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे अभी प्रीवियस में बताया था कि सारनाथ में स्थित था। सर्वोत्तम उत्कृष्ट नमूना इसी को माना जाता है, और ये जो स्थित था वो सारनाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस पर भी विशेष चर्चा कर लेते हैं कि सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। इसको अशोक महान ने ही बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ पर एक दूसरी सटी हुई है। यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि अशोक स्तंभ में कितने शेर हैं, तो आपका जवाब आएगा शीर्ष पर 4 शेर हैं। कितने शेर हैं? 4 शेर बैठे हुए हैं। ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में ही अपनाया गया। ठीक है, भारत के द्वारा स्तंभ के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक को अपनाया गया, जो कि सारनाथ में ही है। ठीक है, और अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अशोक चक्र के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के भाग में रखा गया, यानी चक्र कहाँ से लिया गया है? आपसे बनता है प्रश्न कि जो भारतीय ध्वज है उसका चक्र लिया गया। ठीक है, तो ये अशोक स्तंभ के निचले भाग में इस चक्र को ही लिया गया। ठीक है, चलिए तो आपका अगला प्रश्न है,
मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से है पर निर्भर थी, यानी मौर्य की जो अर्थव्यवस्था थी यानी कि पैसों का लेन देन, उसको वहाँ की वित्त व्यवस्था जो थी निर्भर थी वो किस पर थी, ठीक है। तो आपका बिल्कुल से जवाब चला जाएगा कृषि अर्थव्यवस्था की ओर, ठीक है, मौर्य शासनकाल की जब बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चर्चा कर लेंगे कि मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता है, यानी कृषि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है भूमि पर कर देने जो दिया जाता था, और राजस्व का प्रमुख प्रकार था यह उत्पादन का 1/6 था। यानी मौर्य काल में जो कर था, यदि बात की जाएगी तो जो भी उत्पादन होता था उसका 1/6 भाग जो है राजा को दिया जाता, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके प्रश्न में बना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देवनाम प्रिय नाम से किसे दिया गया, यानी जो देवनाम प्रिय था यह नाम किस महोदय का, तो आपका सीधा जवाब जाएगा अशोक की ओर, ठीक है। इसी को, इन महोदय को या अशोक को ही देवनाम प्रिय की संज्ञा दी गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि देवनाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता है। अशोक को पियदस्य भी कहा जाता है, एक और नाम जो है कई बार पूछा गया है, पियदस्य भी कहा जाता है। तो किसी को कहा जाता है, अशोक को ही कहा जाता है। अशोक के नाम मास्की, ये अन्य नाम और हैं, ये भी याद रखें, मास्की है, गुर्जरा है, नेतूर है, उद्गोलम के अभिलेखों से मिलता है। यानी जो कहाँ से मिलते हैं, तो उद्गोलम के अभिलेखों से इनके नाम जो है मिलते हैं। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है, यानी अशोक को सबसे जाना जाता है, सर्वाधिक जाना जाता है किस नीति हेतु, तो धम्म नीति हेतु, और कलिंग युद्ध विजय पर ही, विजय के कारण इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है गुप्त वंश, यानी कि समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित जो प्रश्न आपके लिए सेलेक्टेड हैं उनको लेकर के भी, ठीक है। खगोल विधि, खगोल विधि, बराहमीर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए की ओर, ठीक है, विक्रमादित्य, ठीक है। यानी खगोल विधि, बारहमीर और कवि कालिदास जो दरबार के हिस्सा थे वो विक्रमादित्य के थे, ठीक है। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो खगोल विधि, बराहमीर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आपके कई बार प्रश्न में बना है, ये भी आप रखना है। कालिदास और वराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धनवंतरी, घटकरपर, क्षण चपणक, शंकु, बररुचि तथा बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। तो यहाँ से प्रश्न एक और बनता है कि नवरत्नों में शामिल थे, तो ये आपको याद रखना है। और कौन नहीं थे, तो इनके अलावा जो थे वो नवरत्न में शामिल नहीं थे। किनके अलावा, कालिदास, बराहमीर के अलावा अमर सिंह, धनवंतरी, घटकपर, क्षपणक, शंकु, बररुचि तथा वेताल भट्ट के अलावा नवरत्नों में शामिल नहीं थे। ये नवरत्न थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में बनी ही है। तो ये आपकी सबसे इंपोर्टेंट और जो है आपके कालिदास महोदय की, ठीक है, कालिदास की जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और जिसकी भाषा की याद करेंगे तो ये संस्कृत में, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालिका विक्रमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार उनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। कालिदास की जो है इनके अलावा भी रचनाएं कई बार आपके नेक्स्ट और आ सकती है। विक्रमोर्वशीयम, तो ये भी आपकी कालिदास की थी। मालिका विक्रमित्रम, ये भी आपकी कालिदास की है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये आप याद रखें इन सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा जाता है तो आपका जवाब सीधा जाएगा ऑप्शन बी की ओर, प्रभावती गुप्त, ठीक है। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक की बात की गई है तो वो आपकी प्रभावती गुप्त थी। चलिए इन पर भी चर्चा कर लेते हैं विस्तृत रूप से। तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन की द्वितीय पत्नी थी। इनके बारे में यदि प्रश्न बनेगा तो वह किनकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की वो पत्नी थी, ठीक है, यानी कि अर्धांगिनी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका
चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यानी चंद्रगुप्त के जो सलाहकार थे उनके भिन्न भिन्न नाम थे, ठीक है, और इसके अलावा यानी उस नाम के अलावा उसको जाना जाता है। तो आपका सीधा जवाब जाएगा समुद्रगुप्त की ओर, ठीक है, समुद्रगुप्त की ओर जाएगा, ठीक है। यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य इनके नामों से जाना जाता है, ये थे, लेकिन समुद्रगुप्त के नाम से इसे नहीं जाना जाता। चलो इस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो विस्तृत चर्चा में आप सभी लोग देखेंगे कि कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एवं एक राजनीतिक एवं वह चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है, ये तीनों प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य व गोत्र नेम था कौटिल्य। एक ही व्यक्ति था, इनके जो नाम दिए गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे, सारे नामों को आप जान चुके हैं। व्यक्तिवाचक नाम इनका विष्णुगुप्त था, स्थानीय नाम चाणक्य था और गोत्र का जो नाम था कौटिल्य थे यानी कुटलय, ठीक है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये जान चुके हैं, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, भिन्न भिन्न रूपों में ये नाम है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपका पुनः आ चुका है हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन से आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कन्नौज के पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, यानी कन्नौज से पहले जो हर्षवर्धन था वो किस राज्य का शासन था। तो आपका जवाब सीधा जाएगा थानेश्वर की ओर, और थानेश्वर की ओर में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि थानेश्वर जो है हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था और यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि अगला प्रश्न जो हो सकता है वो पुष्यभूति यानी कि वंश की स्थापना के लेकर के हो सकता है। तो उसकी स्थापना हुई थी थानेश्वर में हुई थी और राज्यवर्धन की मृत्यु पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? तो राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में, ठीक है। उस समय उसकी मात्र आयु 16 वर्ष की थी, यानी जब उसका राज्याभिषेक हुआ था या राज गद्दी पर बैठा था तो कितनी आयु का था? तो आपका 16 वर्ष का था, ठीक है। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री हिनसोंग भारत आया था। तो ये कई बार प्रश्न बनता है कि चीनी यात्री आपका हिनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो आपका सीधा सीधा जवाब आएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में ही, ठीक है। आपका अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन 5 इंडीज थे? ठीक है, 5 इंडीज की बात करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी की हो जाएगा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है हर्षवर्धन के 5 इंडीज की नियंत्रण में आते हैं। तो इन पर भी चर्चा हम विस्तृत रूप से कर लेते हैं, ठीक है। यानी शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा हर्षवर्धन के बाद बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था, यानी हर्षवर्धन को पराजित होना पड़ा था। तो आपका पुलकेशिन द्वितीय आपका राइट आएगा, ठीक है। और हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। यदि प्रश्न पूछा जाएगा विस्तार किया गया था तो विस्तार एक राज्य है, तो जालंधर, कश्मीर, नेपाल, वल्लभीपुर आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, कादंबरी के लेखक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कादंबरी के लेखक जो है आपके बाण भट्ट जी हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी में है बाण, ठीक है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी की ओर। और इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कादंबरी संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो कई बार पूछा जाता है कि कादंबरी है तो संस्कृत साहित्य का एक सबसे अहम और महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना संस्कृत कवि, लेखक एवं गद्य लेखक बाणभट्ट के द्वारा की गई। किस महोदय के द्वारा की गई है? बाणभट्ट के द्वारा की गई है। और बाणभट्ट सम्राट अशोक के दरबारी कवि थे। यहाँ से प्रश्न बनेगा बाणभट्ट को लेकर के, तो ये सम्राट हर्ष के ही दरबारी कवि थे, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी थी, ठीक है। यानी एक और रचना जो थी वो थी हर्षचरित, जो कि काफ़ी चरितार्थ भी थी, ठीक है, और जिससे हर्ष के समय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। और इसी पुस्तक के माध्यम से हर्षवर्धन के रूप में यानी हर्षवर्धन को विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसा कौन सा ग्रंथ या उपन्यास है जिसमें हर्षवर्धन के विशेष सूचना प्राप्त होती है? तो हर्षचरित है। किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट के द्वारा रचित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। चलिए तो यहाँ पर आपका अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है राजपूत काल को लेकर के, और यहाँ से वो इसको भी कवर करते हैं। तो कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? यानी ऐसा कौन सा साहित्य है जिसे संगम साहित्य के जाना जाता है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए की ओर, तमिल साहित्य। तमिल साहित्य को ही साहित्य संगम या संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया तो ये भी आप जान लें कि संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों, विद्वानों की एक सभ्य
या परिषद थी, यानी अब जो संगम था, संगम क्या था, तो जो तमिल के कवि थे या वहाँ के जो विद्वान थे, तो वहाँ की एक सभा या परिषद थी जिसका आयोजन पंड्या राजाओं द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो पंड्या राजाओं के द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन करा गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने संगमों का आयोजन किया गया था, यानी कितनी सभा या परिषद का आयोजन किया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 संगमों का। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर आपका पूछा जाएगा तो आपका सीधा जवाब हम्पी की ओर जाएगा। जो है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है, हम्पी में स्थित है। और हम्पी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के कहाँ पर, कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है, ठीक है, यह किस देव की पूजा होती है, तो आपका जवाब आएगा सीधा शिव जी को। ठीक है, और यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। एक और जो प्रश्न बनेगा यहाँ से वो बनने की संभावना ये है कि जो विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, तो आपका जवाब आएगा ये मंदिर जो तुंगभद्रा नदी, कौन सी नदी, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। और हम्पी के बारे में एक और जो प्रश्न बन सकता है कि हम्पी किस नगर की राजधानी थी या राजधानी थी, तो आपका सीधा जवाब आएगा विजयनगर। और विजयनगर की जो स्थापना की गई थी हरिहर एवं कुप्पा के माध्यम से की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था। यानी सिंचाई हेतु 16 मील लंबी चोल झील के नाम से जो विख्यात है उस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था। तो आपका राइट आंसर सीधा जाएगा राजेंद्र प्रथम की ओर। किसकी ओर जाएगा, राजेंद्र प्रथम की ओर जाएगा। और इनके बारे में भी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में, ठीक है, गंगा घाटी, ये भी याद रखें कि इनकी जो उपलक्ष्य या सफलता थी वो क्या थी, गंगा घाटी अभियान था। उसकी सफलता के उपलक्ष्य में गैंगे कौंड की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है, गैंग कौंड की धारण की गई थी। और ये भी पूछा जाएगा कि गैंगे कौंड की जो धारण उपाधि है वो दी गई थी, तो अपने गंगा घाटी अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में इन्हें गैंग कौंड की उपाधि दी गई थी। और गैंग कौंड चोलपुरम नामक कई राजधानी की स्थापना की गई थी इनके द्वारा भी कई राजधानी जिनका नाम गैंगोड चोलपुरम नामक कई राजधानी स्थापना की गई थी। और नई राजधानी के समीप होने ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण कराया गया था। ठीक है, नई राजधानी जो समीप थी उसी के साथ में स्थान पर ही इसने, यानी उसी के समीप उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके लिए एक और है प्रश्न आपके लिए। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभ्यताओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है। यानी चोल अभिलेखों के अकॉर्डिंग जो जैन सभाओं को दान में जो जमीन दी जाती थी उसे कहा जाता था। तो आपका सीधा आंसर जाएगा पल्लीच्छादम। पल्लीच्छादम कहा जाता, क्या कहा जाता, पल्लीच्छादम। ठीक है, और पल्लीच्छादम के बारे में हम चर्चा करते हैं विशेष तरीके से। तो चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लीच्छादनम यानी कि पल्लीचंदय कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को, अब ये तो ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी गैर ब्राह्मण यानी ब्राह्मण के अलावा जो जमीन दी जाती थी उनको वेल्लेन वगाई, ठीक है, वेल्लान वगाई यानी वेल्लेन वगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों को व्यवस्था के लिए दान में दी गई। और यहीं से यदि एक और प्रश्न बन सकता है कि स्कूलों विद्यालयों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता, तो साला भोग कहा जाता। ठीक है, साला भोग कहा जाता था। तो स्कूलों में दान को दी गई जमीन को कहा जाता। ठीक है, और ब्राह्मण को दी गई दान को भूमि को क्या कहा जाता, और ब्राह्मणों में दान को दी गई भूमि को कहा जाता ब्राह्मोदय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैन सभाओं को पालीछन्नम, गैर ब्राह्मणों को वेलान वगई, स्कूलों की वाली जमीन को साला भोग, और ब्राह्मणों को दी जाने वाली जमीन को ब्राह्मदेय कहा जाता। ठीक है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पाल वंश। पाल वंश का पहला शासक कौन था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो पाल वंश का जो प्रथम शासक कहें तो आपका सीधा जवाब गोपाल की ओर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाल गोपाल मैंने आपको बताया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया था। वह बुद्ध मतानुयायी था, यानी पाल के बारे में बात करेंगे तो वह मतानुयायी था बौद्ध का। ठीक है, और तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया था। नालंदा नदी पर विहार का निर्माण कराया गया था, तो गोपाल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित है। यानी जो पाल साम्राज्य था वो भारत के किस हिस्से से संबंध रखता है, तो सीधा जवाब आपका जाएगा पूर्वी हिस्से की ओर, पूर्वी हिस्से की ओर। इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे विस्तृत रूप से। तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से यानी बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी।
इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो आपका जवाब आएगा धर्मपाल, ठीक है, क्योंकि पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो प्रश्न के अंदर प्रश्न को ढूंढने की कला और याद करने की कला आपके अंतर्गत होनी चाहिए, जिससे कि आपका हर एग्जाम फतेह होगा, ठीक है। जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से एक और प्रश्न आपके बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाल के शासक, सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 12वीं शताब्दी की बात की जा रही है, तो आपका सीधा जवाब आएगा तोमर वंश की ओर, ठीक है। यानी 12वीं शताब्दी में आरंभ में जो दिल्ली का शासन था या शासनकाल था वो तोमर वंश का था, ठीक है। तो इस पर भी हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं बेहतर तरीके से। तो प्रत्येक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी के प्रारंभ होकर 1165 ईस्वी तक चला था, ठीक है। यानी इनका शासनकाल रहा था, तो ये भी आपको पूछा जाता है। और इस प्रसिद्ध वंश का प्रसिद्ध शासक, ठीक है, किस वंश का? तोमर वंश का। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्नों को ध्यान से पूछा जा सकता है। तोमर वंश का प्रसिद्ध शासक या इस वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अनंगपाल था, ठीक है, जो कि 1130 से 1145 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रसिद्ध शासक, ये प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत विविध को लेकर के। प्राचीन भारत विविध को लेकर के देखिए, मैंने आपको टॉपिक वाइज कवर हो रहे हैं, आपके सबसे अहम है, तो एक वीडियो आपके लिए काफ़ी इनफ हो जाएगा आपके एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद रामबाण होने वाला है, तो इसको कंप्लीट जरूर देखेंगे सभी। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसलिए बीच में पॉज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित था? यानी तो तक्षशिला शहर स्थित था, वो कहाँ पर स्थित था? तो सीधा जवाब जाएगा आपका सिंधु और झेलम के मध्य में, ठीक है। तक्षशिला शहर जो स्थित है वो सिंधु और झेलम के बीच में है। और यहाँ पर भी इसको चर्चा कर लेते हैं कि तक्षशिला शहर सिंधु व एवं झेलम नदियों के मध्य स्थित था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था, यानी जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी प्राचीन काल में, ठीक है। एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्भी का संबंध तक्षशिला से ही था। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि आम्भी संबंध रखता है, तो वह तक्षशिला से ही संबंध रखता था, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भारत में जो नवपाषाण काल की जो चित्रकारी है वो कहाँ पर मिलती है? तो आपका सीधा जवाब जाएगा भीमबेटका में, ठीक है। कहाँ पर मिलती है? भीमबेटका में मिलती है। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में नवपाषाण कालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत, ठीक है, श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। तो यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि भीमबेटका स्थित है कहाँ पर? मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में, ठीक है। और यह यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है और इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की धरोहर में शामिल भी कर लिया गया है भीमबेटका को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। यानी यह जो जानकारी दी हुई है उससे राजवंश की पहचान करनी है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमोट्रियस से भी हराया था। राजवंश का 9वां राजा भागभद्र था और पतंजलि और गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान ही लिखे गए थे। यह जब आप अध्ययन करेंगे तो आपका सीधा जवाब जाएगा शुंग वंश की ओर, ठीक है, यानी शुंग राजवंश की ओर, यानी ऑप्शन डी की ओर चला जाएगा, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका जवाब सीधा जाएगा बृहद्रथ की ओर, ठीक है। और उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र, यानी उनका सेनापति कौन था? तो ये भी आपका जवाब आएगा पुष्यमित्र था, ठीक है। मारकर मगध ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ से एक और जो प्रश्न बनेगा कि मौर्य वंश की स्थापना या शुंग वंश की स्थापना की गई थी, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को और उसके सेनापति पुष्यमित्र को मार करके, ठीक है, याद रखेंगे, शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की अंतिम सम्राट की यदि बात करेंगे तो वो कौन था? देवभूति, ठीक है। अंतिम सम्राट पूछा जाता है, प्रथम पूछा जाता है। और शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष धर्म में वृद्धि भी हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आपका अगला प्रश्न, नेक्स्ट आता है आपका मध्यकालीन इतिहास को लेकर के, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास को लेकर के। चलिए तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।